अकाउंटेंसी क्या होता है? किसी भी प्रकार के व्यवसाय का लेखा जोखा पूरे सिस्टम और रूल के साथ लिखित रूप में रखना अकाउंटेंसी कहलाता है। और जो व्यक्ति इस कार्य को करता है वो अकाउंटेंट कहलाता है। अब व्यवसाय कोई भी हो, यानी किसी भी प्रकार के बिजनेस का हिसाब किताब पूरे सिस्टम और रूल के साथ लिखित रूप में रखना, याद करके नहीं। भाई आप किसी भी बिजनेस के हिसाब किताब को याद करके नहीं रख सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लिखित रूप में रखना पड़ेगा। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अकाउंटेंसी कहते हैं। और जो व्यक्ति इस कार्य को करता है वो क्या कहलाता है? वो अकाउंटेंट कहलाता है। अब जैसे मेरे को शाम से 50,000 रुपए प्राप्त हुए। अब अकाउंटेंसी के अंदर क्या आप ऐसे लिखोगे कि मुझे शाम से 50,000 रुपए प्राप्त हो गए? आप इस प्रकार के लिख करके क्या हिसाब किताब रख सकते हैं? रख तो सकते हैं, पर छोटा मोटा हिसाब हो तो आप रख सकते हैं। लेकिन जब ट्रांजैक्शन बहुत बड़ी होती हैं, करोड़ों की होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं, काफी मात्रा में होती हैं, तो आप उनको इस प्रकार से रिकॉर्ड नहीं रख सकते। एक्चुअली ये ऑथेंटिक वे नहीं है। आपको ये मान्य नहीं है, गवर्नमेंट इनको नहीं मानती। क्योंकि ये अकाउंट्स सिर्फ आप तक ही सीमित नहीं रहना। ये क्या है? ये अकाउंट्स आपकी गवर्नमेंट को जाना है, क्योंकि गवर्नमेंट भी तो ये चाहती है ना कि आपने आपसे हिसाब मांगेगी ना कि आपने साल में क्या किया। क्यों? क्योंकि जीएसटी उनको पे करना है। इसी प्रकार जो आपको लोन देता है, जो आपके लोन पेयर्स हैं, वो क्या करेंगे? वो आपकी बैलेंस शीट मांगेंगे। वो बैलेंस शीट को चेक करेंगे। वो देखेंगे कि आपने किस तरीके से अपने हिसाब को रखा हुआ है। जो तरीका आपने अपनाया है वो मान्य है या नहीं है? आपने जो लिखा है क्या वो सही रूप से लिखा हुआ है? जो अगर आप किसी एक्सपोर्ट हाउस के अंदर हैं, जो हमारे वायर्स होते हैं, वो हमसे जुड़ने के लिए क्या करते हैं? पहले हमसे बैलेंस शीट मांगते हैं, ताकि उन्हें यह पता चले कि मैं जिस बंदे से माल परचेज कर रहा हूं या जिस बंदे को माल सेल कर रहा हूं, क्या वो ये पेमेंट चुकाने के लायक है या नहीं है, किस रूप में उसने अपने अकाउंट्स को मैनेज किया हुआ है। यानी एक सिंपल लैंग्वेज को अकाउंटिंग लैंग्वेज में, अब जैसे सिंपल लैंग्वेज क्या है? शाम से मेरे को 50,000 रुपए मिले, ये क्या है? सिंपल लैंग्वेज। अकाउंटिंग लैंग्वेज क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम। अब आप कहते हैं कि भाई कैश को डेबिट क्यों किया गया है? कैश के आगे ये डेबिट क्यों लिखा, फिर टू लिखा, फिर श्याम लिखा, ये क्या है? एक सिंपल लैंग्वेज को अकाउंटिंग लैंग्वेज में तराशने की कला को ही अकाउंटेंसी कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज को अकाउंटिंग लैंग्वेज में तराश कर लिखने की कला को हम अकाउंटेंसी कहते हैं। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। अकाउंटेंसी का काम दो प्रकार से किया जाता है। कैसे? एक तो अकाउंट्स जो बनाए जाते हैं वो हमारी एक मैनुअल अकाउंटिंग होती है, दूसरा हमारा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। मैनुअल अकाउंटिंग, मैनुअल का मतलब क्या होता है? सारा का सारा हाथ से हिसाब किताब रखना। कंप्यूटराइज का मतलब होता है कंप्यूटर की सहायता से अकाउंट्स को तैयार करना, मैनेज करना। अब आप कहेंगे कि सर ये जो मैनुअल अकाउंटिंग है ये हमारे किस काम आएगी? क्योंकि आजकल तो कंप्यूटर का जमाना है, सारा का सारा काम कंप्यूटर से किया जाता है, मुझे मालूम है। लेकिन आप ऐसे समझ लें कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग एक, आप ऐसे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आप जब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आपको मैनुअल अकाउंटिंग नहीं आएगी। यानी मैनुअल अकाउंट एक बेस है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करने का। या आप ऐसे इसको समझें कि मैनुअल अकाउंट एक नींव है। आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के नाम की एक बिल्डिंग बनाना चाहते हो, एक भवन तैयार करना चाहते हो, लेकिन उसकी नींव का जो काम है वो हमारा मैनुअल अकाउंटिंग करेगी। मैनुअल अकाउंटिंग नींव के बेस पर ही हमारी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग टिकी हुई है।
जब तक नींव मजबूत नहीं होगी, आपका भवन जो है, आपका बेहतरीन नहीं बन सकता, ढह जाएगा। इसलिए आपको मैनुअल अकाउंटिंग को सीखना, उसको समझना कंपल्सरी है। हम आई होप आप समझ गए हैं कि मैनुअल अकाउंटिंग क्या है। मैनुअल अकाउंटिंग के बगैर आप कंप्यूटराइज नहीं कर सकते। मैनुअल अकाउंटिंग का जो काम है वो कैसे किया जाता है, हम ये देख रहे हैं। मैनुअल अकाउंटिंग का काम स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। जो पहला स्टेप होता है उसमें क्या आता है हमारे पास, उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है बिल बुक। बिल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है परचेज बिल और दूसरा होता है सेल बिल। अब परचेज बिल क्या होता है? जब आप कोई सामान परचेज करते हैं तो उसके साथ हमें क्या होता है, उसके साथ हमें एक बिल प्राप्त होता है। सामान के साथ आपको एक बिल प्राप्त होता है जिसे आप क्या बोलेंगे, परचेज बिल। और सेल बिल क्या होता है भाई, जब आप कोई सामान सेल करते हैं तो कस्टमर को हम एक बिल बना करके देते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल बिल। नेक्स्ट है वाउचर पैड। अब ये वाउचर पैड क्या होते हैं कि जिस केस में सामने वाली पार्टी बिल बनाने में असमर्थ होती है और उस खर्चे को हमें लिखित रूप में अपने अकाउंटेंट को देने के लिए हम वाउचर पैड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अब मान लो मैं क्या हुआ, मैं बैंक में ना पैसे जमा करवाने चला गया। बैंक में पैसे जमा करवाने गया तो मैंने एक ऑटो से गया, ऑटो के मैंने 20 रुपए दिए। ठीक है, अब 20 रुपए देने के बाद 20 मेरे आने के हो गए और 20 मेरे जाने के हो गए। अब मैं आकर के कहता हूं कि 40 रुपए खर्चे में लिख दो जी। अब अकाउंटेंट कहता है कि बिल दे दो। मैंने कहा बिल तो नहीं है। अब ऑटो, मैंने कहा भाई बिल तो ऑटो वाले ने दिया नहीं। अब ऑटो वाला क्या हमें बिल देगा? अब ऑटो वाला बिल नहीं देगा लेकिन खर्चा तो हुआ है। उस केस में कंपनी ने अपने वाउचर पैड छपवाए हुए होते हैं जिसमें ऊपर कंपनी का नाम लिखा होता है, एड्रेस लिखा होता है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखा होता है। उसमें हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये बताना है कि खर्चा हुआ किस रूप में है, खर्चा किस रूप में हुआ है वो लिखना है, और कैश किया है तो कैश लिखना है, अगर हमने कैश के बदले चेक दिया है तो चेक लिखना। यानी किसी खर्चे की जानकारी लिखित रूप में अपने अकाउंटेंट को प्रोवाइड करने के लिए हम वाउचर पैड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पेमेंट स्लिप। अब पेमेंट स्लिप क्या होता है, किसी पार्टी ने हमें पेमेंट कर दी, एक ओनर है, कंपनी का ओनर है, उसे कोई पार्टी आकर के पेमेंट कर जाती है और उस पेमेंट को उस ओनर ने उस गल्ले के अंदर रख दिया, लेकिन वो अकाउंटेंट को बताना भूल गया, उसे पता नहीं चला। अब अकाउंटेंट कहता है कि वो अपना गल्ला चेक करता है, उसमें उसको पैसे जो कैश इन हैंड उसमें उसको फालतू मिलता है। जैसे सपोज उसने मान लो कैश जो रखा था वो 30,000 रुपए रखा था और वो अपना बाहर चला गया, पीछे से कोई पार्टी पेमेंट दे करके चली गई, 20,000 रुपया पेमेंट दे करके चली गई। अब उस ओनर ने क्या किया, उस गल्ले के अंदर ही वो 20,000 रुपए भी रख दिए। अब टोटल कितने हो गए, 50,000। ठीक है, अब अकाउंटेंट आकर के देखता है तो उसको गल्ले में कितने मिले, 50,000। वो कहता है कि ये 20,000 कौन दे गया, क्योंकि मैं तो अभी 30,000 रख करके गया था। तो वो ओनर कहता है कि भाई वो गुप्ता प्राइवेट लिमिटेड है, वो पार्टी आई थी, वो हमें 20,000 रुपए दे गई। अकाउंटेंट कहता आप तो सर हमें बताते ही नहीं हो, उस ओनर को कहता है भाई जब तक आप मुझे बताओगे नहीं, किसी के बारे में बताओगे नहीं, तो मुझे कैसे पता चलेगा किस पार्टी को मुझे डेबिट करना है, किस पार्टी को क्रेडिट करना है। यानी किससे पैसे अगर मुझे प्राप्त हो रहे हैं तो मेरे को किसके कम करने हैं भाई, अब उससे हमने नहीं लेने, या किससे रिसीव हो रहे हैं अब वो हमें नहीं देगा। आप मुझे बताइए, यानी इस जो हमें पेमेंट पार्टी से प्राप्त हुई है, उस पार्टी जो उस पार्टी की डिटेल लिखित रूप में अकाउंटेंट को प्रोवाइड करने के लिए हम पेमेंट स्लिप का प्रयोग करते हैं।
रिसिप्ट स्लिप, जब हमें किसी पार्टी से पैसा रिसीव होता है, उसकी जानकारी लिखित रूप में अपने अकाउंटेंट को देने के लिए हम रिसिप्ट स्लिप का प्रयोग करते हैं। बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स, बैंक में पैसे जमा करवाना, निकलवाना या फिर ट्रांसफर करवाना, यानी कोई डीडी देना, कोई चेक देना, बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स का प्रयोग पार्टी की डिटेल चढ़ाने के लिए हम करते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेप होता है कैश बुक। कैश बुक के अंदर आप दिन प्रतिदिन की सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और इसके अंदर कैश बुक के अंदर जो रिकॉर्ड किया जाता है वो डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाता है। अब डेट वाइज होने की वजह से आपको इसमें कोई आंसर नहीं मिल सकता। आंसर इन द सेंस कि मान लो किसी पार्टी से मेरे को टोटल कितना पैसा लेना है ये पता करना है, तो कैश बुक से हम यह पता नहीं लगा सकते कि मेरे को शर्मा ट्रेडर्स को कितना टोटल पेमेंट करना है। अगर उसके बिल कई सारे आए हुए हैं क्योंकि डेट वाइज चढ़ाए हुए होंगे कैश बुक में, तो हमें यह नहीं पता चलेगा कि शर्मा ट्रेडर्स को टोटल कितना पैसा हमने उससे लेना है। तो ये सब जानकारी हमें किस में मिलेगी? लेजर के अंदर। तो हम लेजर किस लिए बनाते हैं? यानी किसी पार्टी की जानकारी प्राप्त करने के लिए, भाई किस पार्टी से कितना पैसा लेना है, किस पार्टी को कितना पैसा देना है, या मेरी टोटल परचेज कितनी है, टोटल सेल कितनी है, टोटल मेरा प्रिंटिंग स्टेशनरी पे कितना खर्चा हुआ है, कितना पेट्रोल पे हुआ है, यानी किसी भी खर्चे का, किसी भी लेजर के किसी भी खाते का यदि आपको फुल रिकॉर्ड देखना होता है, पर्टिकुलर रिकॉर्ड देखना होता है, उसके लिए हम लेजर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद होता है हमारे पास फोर्थ स्टेप, क्या चीज? ट्रायल बैलेंस। अब देखिए, आपने लेजर के अंदर सभी बैलेंसेस को कैलकुलेट कर लिया। अब जो हमने बैलेंसेस को कैलकुलेट किया है, क्या यह ठीक है? यानी जो हमने काम किया है उसको चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अपने द्वारा किए गए काम में गलती को पकड़ने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस यानी बैलेंसों का ट्रायल लेना। मैं क्या करूंगा? मैं अपने बैलेंसों का ट्रायल लूंगा, यानी चेक करूंगा कि जो मैंने काम किया है क्या वो ठीक है। ट्रायल बैलेंस में यदि हमारा डेबिट और क्रेडिट यानी दोनों साइडें, डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल, यदि दोनों साइड हमारी इक्वल आती हैं, तो हम यह मान लेते हैं कि जो हमने काम किया है वो हमारा बिल्कुल ठीक है, ओके है। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं फाइनल अकाउंट्स। देखिए, जो फाइनल अकाउंट्स हैं वो हमारे साल के अंत में, एंड ऑफ द ईयर, यानी जो हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्लोज होता है। तो 31 मार्च को साल के अंत में एक ओनर बिल्कुल एक बच्चे की तरह इंतजार कर रहा होता है। जैसे एक छोटा बच्चा सारा साल मेहनत करता है और वो 31 मार्च को अपने रिजल्ट का इंतजार करता है। यानी बच्चा ये देखना चाहता है कि अब जो मैंने एग्जाम दिया था क्या उसके अंदर मेरा मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आया है, या फिर मैं फर्स्ट आया हूं, या फिर मैं सेकंड आया हूं, या मैं थर्ड आया हूं, या मैं सिंपल पास हुआ। इसी प्रकार जो एक कंपनी का ओनर है, जो एक बिजनेसमैन है, वो साल के अंत में 31 मार्च का इंतजार करता है। वो ये देखना चाहता है कि जो मैंने सारा साल बिजनेस किया है क्या मैंने टोटल कितना कमाया है। भाई कितनी मेरी कमाई कितनी की है मैंने पूरे साल में, कमाने के बाद मैंने जो कमाया है उसमें से बचाया कितना है। फिर
मेरे पास लेन देन क्या बची है, इसका मतलब इसके लिए यहां पर हम 3 अकाउंट क्रिएट करते हैं। हमारा पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट हम किस लिए बनाते हैं कि हम यह देखना चाहते हैं कि टोटल हमने कितना कमाया, यानी अपनी कमाई को कैलकुलेट करने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भाई, जो हमने काम किया है उसमें हमने जो सारा साल काम किया है उसमें मुझे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसको चेक करने के लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद हम बनाते हैं बैलेंस शीट। देखिए कितना कमाया वो हमारा, और प्रॉफिट एंड लॉस कितना हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। बैलेंस शीट, अब बैलेंस शीट क्या होता है, जो भी साल के अंत में अभी हमारे बैलेंस बचे हुए हैं। देखिए अब आपके पास, हमारे पास क्या है, हमारे पास असेट्स पड़ी हुई है, भाई मशीनरी है। मशीनरी है तो हम 31 मार्च को साल के अंत में हम बिजनेस बंद नहीं कर रहे, सिर्फ अपने अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं। अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं, सिर्फ खाते बंद कर रहे हैं, बिजनेस बंद नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अभी हमारे पैसे मार्केट के अंदर लेने बकाया है, मार्केट में पैसा देना बकाया है, हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, हमारी असेट्स हैं, जैसे मशीनरी है, मशीनरी का जो हमारा बैलेंस खड़ा है, हमारे पास व्हीकल है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है। तो इन सभी बैलेंसेस को, ऐसा नहीं है कि ये, और हमने लोन लिए हुए हैं, भाई अभी लोन हमने देने बकाया है, हमारी कुछ लाइबिलिटीज होती हैं जो हमने देनी होती हैं, हमारी कुछ असेट्स हैं, मार्केट के अंदर जो पैसा पड़ा हुआ है, स्टॉक है। तो इन सभी बैलेंसेस को हमने एक शीट के ऊपर राइट डाउन कर दिया, यानी लेन देन हमारी क्या, बिजनेस की लेन देन क्या है, उस उन सभी बैलेंसेस को हमने एक शीट के ऊपर राइट डाउन कर दिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट। क्या बोलेंगे हम उसको, बैलेंस शीट। यही बैलेंस आपके, जब हम 31 मार्च को क्लोजिंग करने के बाद 1 अप्रैल से एक नई कंपनी स्टार्ट करेंगे, तो उसके अंदर ये हमारे सारे के सारे क्लोजिंग बैलेंस जो है वो ओपनिंग बैलेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाए। आप यहां तक मैं आशा करता हूं आप अच्छे से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट है, 31 मार्च को साल के अंत में सरकार हमसे 3 सवाल पूछती है। क्या कमाया, यानी ग्रोस प्रॉफिट क्या है, ग्रोस प्रॉफिट क्या है, आपने टोटल कितना कमाया। तो अपनी कमाई को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बचाया, यानी नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के लिए हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और हमारी लेन देन क्या बची, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब क्या होता है, व्यापारिक खाता। जैसे कि एक साइड हमारी होती है सेल साइड और एक होती है हमारी परचेज साइड। हमने टोटल एक प्रोडक्ट परचेज किया 5 लाख का और उसे सेल कर दिया 7.5 लाख रुपए, यानी हमने टोटल सेल कैसे निकलेगी, आप टोटल सेल के अंदर से हम माइनस कर देंगे टोटल परचेज, तो हमने क्या कमाया, यानी ग्रोस प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। 7.5 के अंदर से आप माइनस कर देंगे 5 लाख रुपया, तो हमारे पास 2,50,000 रुपया हमने कमाया। आप बोल सकते हो कि हाँ भाई, मैंने 5 लाख का खरीदा था, 7.5 लाख का बेच दिया, यानी 2,50,000 रुपया मैंने कमाया है। अब ये कमाया जो है, क्या इसको कमाने के लिए हमारे कुछ खर्चे नहीं हुए होंगे,
हमारी कुछ एक्स्ट्रा इनकम्स भी हैं क्या? आप इनकम को ऐड कर लें और जो खर्चे हुए उनको लेस कर दें। टोटल इनकम के अंदर से खर्चों को माइनस करके तो हमारा क्या निकल आएगा? नेट प्रॉफिट। ध्यान दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी लाभ हानि खाता। इसमें भी हमारे पास एक होता है हमारा एक्सपेंस साइड, दूसरा होता है हमारा इनकम साइड। अब हमारी जो इनकम यानी जो कमाई है, हमारा जो जीपी है, जीपी को हम ग्रोस प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। हमारा प्रॉफिट है, इसलिए वो कहां आएगा? हमारा इनकम साइड आएगा। तो इनकम साइड हमारा ग्रोस प्रॉफिट आ गया 2,50,000 रुपया। उसके बाद कमीशन प्राप्त हुआ, हमें कमीशन रिसीव्ड हुआ कितना भाई? 3,500 रुपए। इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना? 2,000। इंटरेस्ट मिल रहा है, इनकम है, ऐड कर लो। डिस्काउंट रिसीव्ड 4,500, ऐड कर लीजिए। डिस्काउंट हमारी क्या है? इनकम है, रिसीव हो रहा है हमें। तो हमारा ये टोटल जो इनकम है वो कितना आ गया? 2,60,000। इसमें से इस टोटल ये हमारी टोटल इनकम है, इसको हमने कमाया है, इनकम की है, इसमें से हमारे क्या हुए होंगे? खर्चे हुए होंगे। खर्चे क्या है? जैसे हमने इस सभी इनकम के लिए भाई रेंट दिया, 25,000 रुपया हमारा खर्चा हो गया। और सैलरी का हमने 85,000 रुपये सैलरी दी है जी। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया 12,000 का, टेलीफोन का 5,000 रुपए का, पेट्रोल का 6500 रुपया। टोटल हमारा जो एक्सपेंस है 1,33,500 रुपया टोटल खर्चा हो गया। यानी हमने जो टोटल हमारी जो इनकम हुई है वो 2,60,000 है और जो खर्चा हमारा है टोटल 1,33,500 है। तो आप क्या करेंगे? टोटल इनकम के अंदर से हम माइनस कर दें टोटल एक्सपेंस को, तो हमारे पास एक नेट प्रॉफिट यानी हमारी बचत निकल करके आ जाएगी। कैसे करेंगे? 2,60 के अंदर से आप 1,33,500 को माइनस कर देंगे तो 1,26,500 रुपए जो निकल के आई है, ये हमारी बचत है, नेट प्रॉफिट। नेक्स्ट है हमारे पास बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट का मतलब क्या है? स्थिति विवरण। जो हमारे बैलेंसेस बचे हुए हैं उनको हमने एक शीट के ऊपर राइट डाउन कर दिया। जो हमारी असेट्स भी हैं और लाइबिलिटी। हमारी लाइबिलिटीज क्या मतलब होता है? दायित्व यानी देनदारियां खड़ी हैं। असेट्स का मतलब क्या होता है? संपत्ति जिस पर बिजनेस का स्वामित्व है यानी अधिकार है, बिजनेस की ओनरशिप है, वो हमारी क्या होती है? वो हमारी असेट्स होती है। और जो बिजनेस की लाइबिलिटीज खड़ी है यानी देनदारी खड़ी है, वो हमारी लाइबिलिटीज होती है, जो हमारा देना बाकी है। बैंक से हमने लोन ले रखा है 2,50,000 का, जो अभी तक हमने दिया नहीं, देना बाकी है, यानी आपको ये नेक्स्ट ईयर में भी हमें देना पड़ेगा। क्रेडिटर्स खड़े हुए हैं हमारे पास 4,50,000 रुपए के, यानी जिनसे हमने उधार में माल परचेज किया था, अभी हमने उनको पेमेंट नहीं किया। 4.5 लाख रुपया अभी हमारा देना खड़ा है जी। बिल्स पेबल, बिलों की पेमेंट्स, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बिल हैं, तो वो हमारे 80,000 रुपया का जो बिलों की पेमेंट जो है वो हमारी खड़ी है 80,000 रुपए की। उसके बाद टेलीफोन का बिल है हमारा 5,000 रुपए का। और कैपिटल हमारे पास टोटल है 12 लाख, यानी हमारी टोटल लाइबिलिटीज जो है वो 19,80,000 की, 19,80,000। जो हमारे पास असेट्स है, जो कैश पड़ा हुआ है, वो 55,000 है जी। और डेटर्स जो हैं वो 3,42,000 के हैं, यानी जिनको हमने उधार में माल सेल किया हुआ है, जो मार्केट से अभी पैसा आना बाकी है, पर हमारी मतलब असेट्स तो है, हमारा उनसे लेना बाकी है, तो वो हमारी क्या हो जाएगा? असेट्स हो जाएगा। 3,42,000 रुपया मार्केट से अभी हमें लेना है, वो हमारी क्या है?
असेट्स हैं। आईसीआईसीआई बैंक के अंदर 1,25,000 रुपए हमारे बैंक बैलेंस पड़े हुए हैं, हमारी क्या है, असेट्स है। व्हीकल्स हमारे पास 5,35,000 रुपए के हमारे पास व्हीकल्स हैं। बिल्डिंग हमारी 7 लाख रुपए की है और फर्नीचर 65,000 का, मशीनरी 1,58,000 की। तो टोटल असेट्स हमारी 19,80,000, 19,80,000 रुपए की है। ये हमारी लाइबिलिटीज और असेट्स हमेशा बैलेंस शीट की इक्वल ही होती हैं और होनी भी चाहिए। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं बिल्स और इनवॉइस की तरफ। इन बिल्स को हम इनवॉइस के नाम से भी जानते हैं, यानी इनवॉइस को हम बिल कहते हैं और बिल्स को हम इनवॉइस कहते हैं। तो हमारे पास जो बिल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक परचेज बिल और दूसरा सेल बिल। परचेज का मतलब क्या होता है, खरीदना। भाई आपने क्या किया, आपने कोई सामान परचेज किया, तो आप क्या बोलोगे, जैसे मैंने एक बिल्डिंग खरीदी, तो हम क्या करेंगे, अब भाई हमने एक बिल्डिंग परचेज की, तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, परचेज। परचेज का मतलब खरीदना। बाय का मतलब भी खरीदना होता है, क्रय करना होता है। जैसे मैंने एक पेन, अब पेन अगर मैं पेन परचेज करता हूं, पेन परचेज वर्ड यूज नहीं करेंगे, पर पेन के लिए हम बाय का यूज करेंगे। आई बॉट अ पेन। भाई हमने क्या किया, हमने एक पेन जो है वो क्रय किया है, खरीदा है। यानी छोटी वस्तु के लिए हम बाय का यूज करते हैं, जब किसी हम बड़े प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो उस केस में हम परचेज वर्ड यूज करते हैं। दोनों का मतलब खरीदना ही है, आप इनको यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। परचेजर मतलब क्या होता है, परचेजर का मतलब होता है खरीदने वाला। अब एक क्या किया भाई, एक कंपनी ने एक बिल्डिंग परचेज की, कंपनी ने क्या की है, एक बिल्डिंग परचेज की है, ठीक है। तो जो कंपनी है वो क्या है, वो परचेजर है। जो उसको खरीद रहा है वो परचेजर है, और जो सामान है वो परचेज वर्ड, वो सामान के लिए जो यूज हो रहा है वो परचेज यूज हो रहा है, और जो उसको खरीद रहा है, खरीदने वाले के लिए जो यूज हो रहा है वो परचेजर है। ध्यान रखिए, खरीदने वाला परचेजर, और जो सामान है यानी खरीद रहे हैं वो परचेज। वायर यानी क्रेता, खरीदने वाला। इसी प्रकार सेल का मतलब क्या होता है, बेचना, और सोल्ड का मतलब भी विक्रय करना होता है, बेचना होता है। ध्यान रखें, सेल की ही सेकंड फॉर्म जो है वो सोल्ड है। सेल, सोल्ड, सोल्ड। तो जो सेल की सेकंड फॉर्म ही सोल्ड, हम कभी आपके पास सेल लिखा हुआ मिलता है, कभी सोल्ड लिखा हुआ मिलेगा। जब सोल्ड हो तो आप समझ जाए कि सेल की ही बात हो रही है। सेलर का मतलब क्या होता है, बेचने वाला। जो व्यक्ति उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, बेच रहा है, वो क्या है, वो सेलर है। अच्छा, सेलर को हम वेंडर भी बोलते हैं, विक्रेता। सेलर को हम क्या बोलते हैं, वेंडर, मतलब विक्रेता। परचेज बिल की जो फाइल होती है वो नॉन सीरीज होती है। कैसी होती है, नॉन सीरीज, यानी सीरियल वाइज नहीं होती। क्योंकि जब भी हम परचेज करते हैं तो कभी जो सामने वाली पार्टी है उसकी बिल बुक में, भाई हो सकता है उसकी बिल बुक में क्योंकि कोई और सीरीज चल रही होगी, सामने वाली जो पार्टी है उसने बिल बुक प्रिंट करवा करके रखी हुई होती है सामने। अब हमने किसी पार्टी से परचेज किया तो क्या होगा, उसकी बिल बुक में कोई दूसरी सीरीज चली होगी। हमने किसी दूसरी पार्टी से माल परचेज किया तो उसकी बिल बुक में कोई दूसरी सीरीज होगी। तीसरी से परचेज किया, उसकी बिल बुक में कुछ और हो सकती है। चौथी से परचेज किया, उसकी बिल बुक में कुछ और सीरीज हो सकती है। यानी परचेज बिल की जो फाइल होती है वो नॉन सीरीज होती है, और उसकी वजह यही है कि हम अलग अलग पार्टियों से
माल परचेज करते हैं और प्रत्येक पार्टी की जो बिल बुक की सीरीज होती है वो अलग अलग चल रही होती है, इसलिए परचेज बिल जो होते हैं वो नॉन सीरीज होते हैं। यदि आपको उन बिल्स को अपनी फाइल के अंदर पंच करके रखना हो, एक तरीके से उनको आपने रखना है, मेंटेन करके रखना है, तो हम उनको सीरियल वाइज ना रख करके डेट वाइज मैनेज करते हैं। कैसे लगाते हैं हम उसको फाइल के अंदर? डेट वाइज। ध्यान रखें ये बात। उसके बाद होती है हमारे पास सेल बिल बुक। जो सेल बिल बुक होती है वो सीरियल वाइज होती है, क्योंकि सेल बिल बुक हमने स्वयं छपवाई होती है। भाई जो भी बिजनेस है, जो जिसका बिजनेस है, उसने क्या कर रखी होगी, वो सेल बिल बुक जो है वो स्वयं छपवा रखी होगी। यानी जो सेल कर रहा है उसमें उस पार्टी का ऊपर नाम आएगा, उसका एड्रेस आएगा, उसका कॉन्टैक्ट नंबर आएगा, उसकी क्वांटिटी डिटेल जो भी है, ठीक है, तो उसने स्वयं छपवा रखी होती है। इसलिए अगर एक नंबर बिल हम अगर काट रहे हैं तो दूसरा कौन काटेगा? हम ही काटेंगे। तीसरा बिल नंबर कौन काटेगा? हम ही काटेंगे। चौथा नंबर कौन काटेगा? हम ही काटेंगे। यानी जो सेल बिल बुक होती है वो सीरियल वाइज, क्योंकि उसके बिल कौन बनाता है? उनके बिल बुक हम स्वयं बनाते हैं। एक हमारे पास बिल होता है, इनवॉइस होता है और मेमो होता है। बिल को ही हम इनवॉइस कहते हैं और बिल को हम मेमो के नाम से भी जानते हैं। या आप ऐसे कह लें कि मेमो को हम इनवॉइस बोलते हैं और मेमो को हम बिल के नाम से भी जानते हैं। या आप ऐसे कह लें कि इनवॉइस को हम बिल के नाम से भी जानते हैं और मेमो के नाम से भी जानते हैं। कुछ कई जगह आपको बिल कहते हुए आपको लोग मिलेंगे, यानी कोई कंपनी होगी उसके अंदर ज्यादातर बिल से हम बात करते हैं, यानी परचेज बिल, सेल बिल, तो बिल से बात करते हैं। जो इनवॉइस होता है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो कंपनियां होती हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की, वहां पर वो अपने बिल को बिल ना कह करके इनवॉइस के नाम से पुकारती है। इनवॉइस बोलेंगे, परचेज इनवॉइस, सेल इनवॉइस। और एक छोटे मोटे जो दुकानदार होते हैं वो ना बिल बोलते हैं ना इनवॉइस बोलते हैं, वो मेमो के नाम से बोलते हैं। भाई ये मेरा मेमो नंबर है जी, ठीक है। ये हमारे पास जो होते हैं ये दो प्रकार से हो सकते हैं। कैसे? एक हमारे पास हो सकते हैं क्रेडिट और दूसरा हो सकते हैं हमारे पास कैश। यानी एक हमारे पास हो सकता है क्रेडिट बिल, क्रेडिट इनवॉइस और क्रेडिट मेमो। इसी प्रकार हमारे पास हो सकता है कैश बिल, कैश इनवॉइस और कैश मेमो। तो परचेज बिल जो होती है उसमें अपनी फर्म का नाम हमेशा नीचे होता है। परचेज बिल में अपनी फर्म का नाम हमेशा नीचे होता है। क्यों? क्योंकि जिससे हम माल परचेज कर रहे होते हैं उसने अपनी बिल बुक प्रिंट करवा रखी होती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उसने अपना नाम ऊपर प्रिंट करवाया हुआ है, अपना एड्रेस प्रिंट करवाया हुआ है, तो अपना जीएसटी नंबर प्रिंट करवाया हुआ है, अपना बिल बुक नंबर प्रिंट करवाया हुआ है। तो सामने वाली पार्टी ने प्रिंट करवाया हुआ है, जो परचेज कर रहा है उसका नाम क्या करेगा? उसका नाम वो पेन से लिख के देगा, उसका एड्रेस लिख के देगा। तो जो अगर हम परचेज कर रहे हैं तो हमारा नाम क्या होगा? नीचे होगा। इसलिए परचेज बिल में हम हमने हमारी जो फर्म होती है उसका नाम नीचे होता है। अब सेल बिल बुक में क्या होगा? और सेल बिल में हम अपनी फर्म का नाम हमेशा ऊपर होता है। अब जब सेल बिल हमने प्रिंट करवा रखी है तो क्या होगा? भाई हमारा नाम ऊपर प्रिंटेड होगा। हम अपने कस्टमर का नाम पेन से लिख करके देंगे, हमारा नाम ऊपर प्रिंटेड होगा, हमारा एड्रेस प्रिंटेड होगा, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, हमारा जीएसटी नंबर यदि हमारे पास है तो। क्लियर है?
आपको मैं इस प्रकार से समझाने वाला हूं कि आप बिल, परचेज बिल और सेल बिल को ऐसे समझ लेंगे कि आप अपने जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। आपको यहां पर हम देख रहे हैं एक परचेज इनवॉइस, दूसरा सेल इनवॉइस। अब परचेज इनवॉइस ऐसे, जैसे कि हमने क्या किया भाई, मैसर्स राधे श्याम ट्रेडर्स से माल परचेज किया। अब ध्यान दीजिए क्या है इसके अंदर, जो राधे श्याम का नाम है ऊपर प्रिंटेड है, उसका एड्रेस प्रिंटेड है, उसका जीएसटी नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, इनवॉइस नंबर, डेट उसने लिख दी। हमारा नाम क्या कर रहा है, हमारा नाम हमने यहां पर इसमें हमारा नीचे शो हो रहा है मैसर्स लर्निंग पॉइंट। तो हमारा नाम क्या है, हमारा नाम मैसर्स लर्निंग पॉइंट के नाम से, तो हमारा नाम नीचे प्रिंट हो रहा है। ये हमारा एड्रेस प्रिंटेड है, बिहाइंड ओल्ड बस स्टैंड करनाल। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर प्रिंटेड है। यानी ये कौन सा बिल है, ये परचेज का बिल है। यानी जिसमें भी हम, जहां पर भी हम हमारा बिजनेस है या जिसमें हम जॉब कर रहे हैं, जिस नाम से है उसमें यदि सामने वाली पार्टी का नाम, यानी हमारे बिजनेस का नाम जो है वो नीचे दिखा रहा है, पेन से दिखा रहा है, और सामने वाली पार्टी का नाम यदि प्रिंटेड है, दैट मीन्स वो परचेज का बिल है, परचेज इनवॉइस है। आप उसको ऐसे समझ जाएंगे। आप जहां पर भी गए, मान लो इंटरव्यू के लिए आप गए, तो यदि जिस कंपनी में हम गए हुए हैं उसका उस बिल के अंदर नाम पेन से लिखा हुआ है और सामने वाली पार्टी का नाम, किसी और कंपनी का नाम ऊपर प्रिंटेड है, दैट मीन्स वो क्या है, परचेज इनवॉइस। अब सेल इनवॉइस क्या होगा, सेल इनवॉइस के केस में, सेल इनवॉइस के केस में जिस कंपनी के हम अकाउंट्स मैनेज कर रहे हैं, जिस कंपनी के हम अकाउंट्स मैनेज कर रहे हैं, जिसके हम अकाउंट्स लिख रहे हैं, उसका नाम ऊपर प्रिंटेड होगा। यदि उस कंपनी का नाम ऊपर प्रिंटेड हो रहा है, उसका एड्रेस प्रिंट हो रहा है, दैट मीन्स वो सेल का बिल है। और वो सीरियल वाइज भी होगा, 1 2 3 ऐसे, डेट। अब उसमें हम पेन से क्या करेंगे, उसमें पेन से हमारे कस्टमर का नाम होगा। जैसे यहां पर मैसेज लर्निंग पॉइंट, हमारा नाम ऊपर प्रिंटेड है, ये हमारा एड्रेस प्रिंटेड है, कॉन्टैक्ट नंबर प्रिंटेड है, और ये हमारे कस्टमर का नाम है मैसर्स धीरज ट्रेडिंग कंपनी। इसको हमने क्या किया, इसको हमने माल सेल किया। यहां इसका एड्रेस आया, ये क्वांटिटी है जो हमने बेची है, ये नेम ऑफ आइटम है, ये एक पीस का रेट है, ये टोटल, और इनका टोटल हमने यहां किया, इसके ऊपर जीएसटी, और ये टोटल हो गया। यहां हमारे साइन हो जाएंगे। तो आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि परचेज बिल कैसा होता है और सेल बिल कैसा होता है, परचेज इनवॉइस कैसा है, या मैं ऐसे बोलूं भाई सेल इनवॉइस कैसा है। दोनों एक ही बात है, आप समझ चुके हैं इस बात को। ठीक है, तो यहां तक आप बिल्कुल अच्छे से इन टॉपिक्स को क्लियर करें, एक एक बात को अच्छे से समझें। यह जो मैंने आपको क्लास दी है, यह कोई वीडियो नहीं है, क्लास है। आप एक एक चीज को नोट करके चलें। यदि आपको समझ नहीं आया किसी भी चीज को, तो आप उसे दोबारा रिपीट करके देख लें। तो बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।